नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास 14 सेक्शन। इसमें आता है हमारे पास पनिशमेंट फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर। तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए क्या पनिशमेंट होगी? एक पर्सन जो ऑलरेडी कन्विक्ट हो गया है एक बार अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और कमिट करता है दूसरा ऑफेंस अंडर द सेम एक्ट, मतलब दूसरा ऑफेंस भी करता है सेम एक्ट के अंदर आफ्टरवर्ड, उसके बाद तो वो बन जाता है एक हैबिचुअल ऑफेंडर। ये जो पर्सन है ये फेस करता है स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। पनिशमेंट जो होगी इसकी हमारे पास वो होगी मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 10 साल की। यहाँ पे फाइन जो है वो मैंडेटरी होगा। तो सेक्शन 14 जो है हमारे पास वो बात करता है पनिशमेंट की ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर। पहला इसमें बताया गया है कि हैबिचुअल ऑफेंडर जो है वो होता क्या है। हैबिचुअल ऑफेंडर वो होता है जिसको कन्विक्ट किया गया है एक बार, कन्विक्ट किया गया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके बाद भी वो जो है दूसरा ऑफेंस कर देता है सेम एक्ट के अंदर, तो यहाँ पे उसको माना जाएगा हैबिचुअल ऑफेंडर। इसके बाद इसकी पनिशमेंट बताई गई है। पनिशमेंट क्या होगी इसमें हमारे पास मिनिमम पनिशमेंट 5 ईयर्स की और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 10 ईयर्स की होगी, प्लस इसमें जो फाइन है वो मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 15। सेक्शन 15 बताता है हमारे पास पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। अटेम्प्ट की क्या पनिशमेंट होगी? ये अप्लाई करता है सिर्फ उन अटेम्प्ट्स पे कमिट करने के लिए ऑफेंस जो मेंशन किए गए हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A क्लोज A, जो कि है डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट मिस एप्रोप्रिएशन या कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी जो इंटरेस्ट की गई है पब्लिक सर्वेंट में। इसकी पनिशमेंट होगी मिनिमम 2 साल की, मैक्सिमम 5 साल की। फाइन जो है मैंडेटरी है। इवन एक अटेम्प्ट जो है मिस एप्रोप्रिएट करने का गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, वो भी जो है पनिशेबल होगा। तो यहाँ पे जो सेक्शन 15 है हमारे पास वो किसकी बात करता है? वो बात करता है हमारे पास पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। अटेम्प्ट के लिए क्या पनिशमेंट मानी जाएगी, ये अप्लाई करेगी। पहली बात तो कौन से ऑफेंसेस पे, जो किस सेक्शन में मेंशन्ड है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लोज A में। और इसकी जो पनिशमेंट है वो क्या होगी? तो इसमें जो पनिशमेंट होगी हमारे पास वो होगी मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम जो है 5 साल, और यहाँ पे जो फाइन है वो भी मैंडेटरी होगा। तो इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है जो पनिशमेंट्स की जो रेंज है हमारे पास, उसको यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है हमारे पास सेक्शन 16। सेक्शन 16 में आ गया मैटर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन। अब फाइन को फिक्स करने के लिए कौन कौन से मैटर जो है कंसिडरेशन में लिए जाएंगे। इसमें आ गया हमारे पास जब एक कोर्ट इम्पोज करता है एक फाइन ऑफेंसेस के लिए, किन सेक्शंस के अंडर, सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11, 13 सबसेक्शन 2, 14 या फिर 15। ये कंसिडर करेगा कितना बेनिफिट या कितनी जो वैल्यू है अक्यूज्ड ने ऑब्टेन की है थ्रू करप्शन। तो बेसिकली जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है कि जो फाइन है वो कितना लगेगा। कोर्ट जो है वो कंसिडर करेगी। पहला आ गया वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की या फिर जो बेनिफिट ऑब्टेन किया गया है। इसमें आ गया अगर अक्यूज ने गेन की है कोई भी प्रॉपर्टी, मनी या फिर एडवांटेज कमिट करके ऑफेंस को, जो फाइन है वो रिफ्लेक्ट करेगा उस वैल्यू को। अगर पर्सन को कन्विक्ट किया गया है अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लोज B, दैट इज इलीगल इनरिचमेंट, डिसप्रोपोर्शनेट असेट्स के लिए, तो जो कोर्ट है वो कंसिडर करेगी। इसमें आ गया पिक्यूनरी रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी। अक्यूज ने पोजेस की है बियॉन्ड जो नोन सोर्सेज ऑफ इनकम है वो, और जो सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन जो है नहीं किए जा सकते। पर्पस क्या है? ये इंश्योर करना कि प्रोपोर्शनेट जो फाइनेंशियल पनिशमेंट है, ताकि ऑफेंडर जो है कोई भी जो प्रॉफिट्स हैं करप्शन के वो ना रख पाए। तो सेक्शन 16 जो है हमारे पास, अभी हमने जितने भी पिछले सेक्शंस किए हैं उसमें आपने देखा है कि यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट है उसकी आपको प्रॉपर रेंज दी गई है, जैसे 2 to 5, 3 to 7 जितने भी सेक्शंस में। लेकिन जो फाइन है उसको लेके सिर्फ ये लिखा गया है कि मैंडेटरी है या फिर अनस्पेसिफाइड है। तो सेक्शन 16 ने डिफाइन किया है कि कौन कौन से जो मैटर्स हैं
वो कंसिडरेशन में लिए जाएंगे जब वो फिक्स करते हैं फाइन को। तो कौन कौन से मैटर्स लिए जाएंगे? पहला है सेक्शन रेंज, जो कि होगी हमारे पास ये 7, 8, 9, 10, 11, 13 सबसेक्शन 2, 14 और 15। उसके बाद जो मैटर कंसिडरेशन में लिए जाएंगे वो आएगा कितना जो बेनिफिट है या फिर जो कितनी जो वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की या किसी भी चीज़ की जो अक्यूज ने ऑब्टेन की है करप्शन से। इसका जो है हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, एक पब्लिक सर्वेंट है और उसने कोई भी जो प्रॉपर्टी है उससे 1 करोड़ रुपए लिया है एज ब्राइबरी। तो एज ब्राइब अगर उसने जो है 1 करोड़ रुपया लिया है तो यहाँ पे जो फाइन है हम वो 5,000 रुपये नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए फाइन फिक्स नहीं किया गया है। अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे अमाउंट 1 करोड़ या उससे कुछ ज़्यादा ही होगी। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है ताकि जो पब्लिक सर्वेंट है या फिर जो अक्यूज्ड है वो कोई भी बेनिफिट जो है उस चीज़ का अपने पास ना रख पाए जो उसने करप्शन के थ्रू जो है ऑब्टेन किया है। तो इसका पर्पज़ है कि फ़ाइन फिक्स नहीं हुआ है और बोला गया है कि जो भी बेनिफिट या वैल्यू है उसके हिसाब से ही जो है फ़ाइन जो है फिक्स होगा। चैप्टर 4 आता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर द एक्ट। क्या इन्वेस्टिगेशन जो है केसेस में एक्ट के अंदर। इसमें आता है हमारे पास सेक्शन 17। सेक्शन 17 जो है हमारे पास वो है पर्सन्स ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट। कौन कौन से पर्सन जो ऑथराइज्ड हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसमें आगे सेक्शन 17 स्पेसिफाई करता है कौन से पुलिस ऑफिसर्स अलाउड हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए करप्शन ऑफेंसेस को इस एक्ट के अंदर। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स ही हैंडल करें ऐसे केसेस को। पहला आ गया इसमें हमारे पास मिनिमम रैंक जो रिक्वायर्ड है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसमें है हमारे पास कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बिलो जो फॉलोइंग रैंक्स दिए गए हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता ऑफेंसेस को इस एक्ट के अंदर बिना प्रायर ऑर्डर के मजिस्ट्रेट के। तो बेसिकली हमारे पास जो नीचे रैंक्स दिए गए हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो जो है हमारे पास इन ऑर्डर्स के बिना भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे बिलो कोई रैंक वाला ऑफिसर है तो वो प्रायर ऑर्डर लेगा मजिस्ट्रेट का। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो इंक्लूड करता है सीबीआई को। मिनिमम रैंक है इसमें हमारे पास इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है वो सीबीआई एपीपी के लिए है, तो यहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सा जो मिनिमम रैंक चाहिए ऑफिसर का एक ऑफेंस को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ जैसे कि बॉम्बे या मुंबई, कैलकाता, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, अहमदाबाद प्लस कोई भी एरिया जो नोटिफाइड है एज मेट्रोपॉलिटन। यहाँ पे मिनिमम रैंक है हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दैट इज़ एसीपी। अदर एरियाज़ जो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं उनमें है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दैट इज़ डीएसपी या फिर उसका इक्विवेलेंट रैंक। एक्सेप्शन क्या है इसमें? कब जो है इंस्पेक्टर ऑथराइज्ड होगा? अगर स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर कि एक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के और ऑल्सो अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स डीए के केसेस के लिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लोज बी। वो केसेस जो इन्वॉल्व करते हैं इलीगल इनरिचमेंट या फिर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हो सकती है बिना अप्रूवल के एक ऑफिसर के जो बिलो नहीं है, जो रैंक है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। ये ऐड करता है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्क्रूटिनी। तो बेसिकली जो डीए के केसेस है डिसप्रोपोर्शनेट के केसेस में उसमें एक और कंडीशन है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है अप्रूवल चाहिए इसमें जो है हमारे पास एसपी का भी। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमने जो है सेक्शन 17 में क्या किया है। सेक्शन 17 में हमने बेसिकली बताया है कि कौन कौन से ऑफिसर्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं।
इसमें हमने 3 कैटेगरीज की हैं। पहला है हमारे पास जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे सीबीआई भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे कौन होगा मिनिमम ऑफिसर, यहाँ पे होगा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। दूसरा है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में जो हमारे पास क्या है, इसमें आ गया हमारे पास मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद प्लस कोई और मेट्रोपॉलिटन एरिया जो स्पेसिफाइड है। इसमें आ गया हमारे पास एसीपी। तीसरा आ गया हमारे पास जो अदर्स हैं, दैट इज़ जो नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या एरियाज़ हैं, उसमें आ गया हमारे पास डीएसपी, दैट इज़ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसका एक्सेप्शन क्या होगा हमारे पास? इसका एक्सेप्शन होगा कि आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी कि यहाँ पे जो है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो है वो आपका जो है इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है और अरेस्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे अथॉरिटी का नाम याद रखना ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट होगी। उसके बाद एक स्पेशल केस है हमारे पास, दैट इज़ डीए के केसेस, जो कि है डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स। इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। यहाँ पे किसका अप्रूवल चाहिए? यहाँ पे हमें जो है अप्रूवल चाहिए एक ऑफिसर का जिसका रैंक जो है एसपी से जो नीचे है वो नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो है जिस्ट है हमारे पास सेक्शन 17 का। इसमें एमसीक्यू बेस जो याद रखना है, पहला है कि अथॉरिटीज़ याद रखनी है, इंस्पेक्टर, एसीपी और डीएसपी। फिर आ गया एक्सेप्शन में कौन सी अथॉरिटी बताएगी कि कौन सा ऑफिसर कर सकता है। फिर आ गया स्टेट गवर्नमेंट। इसमें हमारे पास एक स्पेशल केस है डीए का, यहाँ पे अप्रूवल चाहिए एक ऑफिसर का जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी है। फिर आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 17A, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस जो रिलेटेबल है रिकमेंडेशन से मेड या फिर डिसीजन टेकन बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस या फिर ड्यूटीज। तो इसमें बताया गया है कि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है ऑफेंसेस की, जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं या जो डिसीजन लिया गया है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटी वो कर रहा है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि क्या होगी, कैसे होगी। तो सेक्शन 17A स्टेट करता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर कंडक्ट नहीं करेगा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किसी भी ऑफेंस में जो अलेजिडली कमिट किया गया है एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अगर ऑफेंस रिलेट करता है कोई भी रिकमेंडेशन जो दिया गया है या कोई भी डिसीजन लिया गया है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में बिना किसी प्रायर अप्रूवल के एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के। तो इसमें आ गया हमारे पास जब भी कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोई रिकमेंडेशन दे रहा है या कोई भी डिसीजन दे रहा है, तो इस केस में कोई भी जो है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी बिना प्रायर अप्रूवल के जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके। अब अप्रूवल किससे रिक्वायर्ड है? पहला आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट काम करता है इन कनेक्शन में विद यूनियन अफेयर्स। दूसरा आ गया स्टेट गवर्नमेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट काम करता है इन कनेक्शन में विद स्टेट अफेयर्स। तीसरा आ गया कॉम्पिटेंट रिमूवल अथॉरिटी, किसी और कैटेगरी का अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है। तो ये याद रखना थोड़ा सा इजी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई यूनियन अफेयर्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट आ गई स्टेट अफेयर्स के लिए, और यहाँ पे कॉम्पिटेंट जो रिमूवल अथॉरिटी है अगर किसी और कैटेगरी का जो है हमारे पास पब्लिक सर्वेंट है। एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास? कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अगर पब्लिक सर्वेंट को रेड हैंडेड या रंगे हाथों पकड़ा गया है एक्सेप्ट करते हुए, या वो अटेम्प्ट कर रहा है एक्सेप्ट करने का एक अनड्यू एडवांटेज जो ट्रैप केसेस हैं उनमें। तो ट्रैप केसेस में हमें किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो रेड हैंडेड पकड़ा गया है और यहाँ पे जो है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो है बिना अप्रूवल के हो सकती है। फिर आगे टाइम लिमिट क्या है अप्रूवल की? अथॉरिटी को जो है अपना डिसीजन देना है विद इन 3 मंथ्स, एक्सटेंड किया जा सकता है 1 महीना और, जो रीजंस रिकॉर्ड करके इसमें जो है दिए जाएंगे। तो बेसिकली सेक्शन 17A का अगर हम जिस्ट पढ़ें तो वो क्या है
बेसिकली ये क्या बोलता है कि कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी किसी भी रिकमेंडेशन पे, या कोई भी जो डिसीजन है पब्लिक सर्वेंट में दिया है जब वो डिस्चार्ज कर रहा था अपनी ड्यूटी, बिना जो है प्रायर अप्रूवल के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, या जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी है। फिर यहीं से हमने आगे बढ़ा है कि ऑथराइज्ड अथॉरिटी कौन है। सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो यूनियन अफेयर्स के कनेक्शन में काम कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो स्टेट अफेयर्स के लिए काम कर रहा था, कोई दूसरी कॉम्पिटेंट रिमूवल अथॉरिटी है अगर वो किसी दूसरी कैटेगरी का जो है पब्लिक सर्वेंट था। अब इसमें बताया गया है कि एक्सेप्शन क्या होगा, कब जो है इंक्वायरी हो सकती है बिना अप्रूवल के। इसमें आ गया ट्रैप केसेस में, जब उसको रेड हैंडेडली पकड़ा गया है पैसे के साथ, या अटेम्प्ट कर रहा था या एक्सेप्ट करते वक्त। फिर जो नेक्स्ट चीज़ याद रखने वाली है वो है हमारे पास टाइम लिमिट। अथॉरिटी का डिसीजन जो है वो आना चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर, प्लस इसमें जो है 1 महीने का एक्सटेंशन हो सकता है, और इसके लिए भी जो है रीजंस देगी अथॉरिटी राइटिंग में। तो एमसीक्यू बेस्ड जो है आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो यहाँ पे बेसिकली पहला तो जनरल सेक्शन पूछा जा सकता है कि कौन से 17A में क्या दिया गया है, या आपको हेडिंग लिख देंगे ये किस सेक्शन में है। दूसरा अप्रूवल पूछ सकते हैं किससे चाहिए, तो यहाँ पे ऑथराइज्ड एजेंसी अथॉरिटी। यहाँ पे भी आपको 3 कैटेगरीज दी गई हैं ऑथराइज्ड जो हमारे पास अथॉरिटी हैं। एक्सेप्शन भी पूछा जा सकता है, ट्रैप केसेस है। उसके बाद जो याद रखने वाली चीज़ है वो है हमारे पास टाइम लिमिट। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं हमारे पास सेक्शन 17A में जो याद रखनी है। फिर आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 17B, दैट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे आ गया जो हमारे पास यूटी है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके लिए एक एंटी करप्शन ब्यूरो का इस्टेब्लिशमेंट करना। तो कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, इस सेक्शन में उसके बारे में बताया गया है। पहला आ गया हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वो इस्टेब्लिश करेगी एक एंटी करप्शन ब्यूरो ACB, नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजट में। ये ब्यूरो जो है ये इन्वेस्टिगेट करेगी ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर। फिर आ गया हमारे पास कॉम्पोजिशन। ब्यूरो कंसिस्ट करेगी एक डायरेक्टर का और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं या स्टाफ हैं जो सब ऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर के, जो अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आ गया क्वालिफिकेशन क्या होगी। क्वालिफिकेशन जो है ऑफिसर्स के लिए अदर देन जो डायरेक्टर है वो प्रिस्क्राइब की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। जब तक नए रूल्स नहीं बनाए जाते हैं, प्रीवियस रूल्स जो हैं हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट संवत 2006 के वो अप्लाई होंगे। टर्म्स क्या है ऑफिस की, डायरेक्टर और जो स्टाफ है वो होल्ड करेगा ऑफिस टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए जो डिटरमाइन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आ गया ट्रांजिशनल प्रोविजन। जो ओल्ड एंटी करप्शन ब्यूरो है अंडर 2006 एक्ट वो डीम्ड माना जाएगा कि वो एंटी करप्शन ब्यूरो है करंट एक्ट के अंदर। कोई भी जो रेफरेंसेस हैं लॉज में, नोटिफिकेशंस में, रूल्स में या ओल्ड ब्यूरो में, वो अंडरस्टूड किए जाएंगे रेफरेंसेस में जो करंट ब्यूरो है उसके हिसाब से। तो बेसिकली हमारे पास सेक्शन 17B में क्या है, यहाँ पे जो है इस्टेब्लिशमेंट है एंटी करप्शन ब्यूरो का हमारे पास जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर की उसके लिए। इसमें याद रखने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप देखें तो इसकी आप हेडिंग याद रख सकते हैं। दूसरा कौन बनाएगा ये, तो यहाँ पे आ गया जो गवर्नमेंट है हमारे पास J&K की वो बनाएगी। ध्यान रखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। कॉम्पोजिशन में बताया गया है कि जो डायरेक्टर है प्लस अदर ऑफिसर्स, तो यहाँ पे भी कुछ नंबरिंग में नहीं बताया गया है कि कितने ऑफिसर्स होंगे और कितना जो है स्टाफ होगा। यहाँ पे एक डायरेक्टर होगा और बाकी ऑफिसर्स होंगे। क्वालिफिकेशंस भी जो है वही होगी जो प्रिस्क्राइब की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और टर्म एंड कंडीशन भी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे। इसमें एक हमारे पास जो स्पेशल मेंशनिंग है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट समवट 2006 की, कि जब तक नए रूल्स नहीं आते हैं या जो भी रेफरेंसेस लेने हैं वो हम इस एक्ट से लेंगे। तो यहाँ पे जो मेन आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है वो आगे एक हेडिंग से बन सकता है आपका
कि 17B जो है वो किसकी बात करता है, दूसरा है कौन जो है ये रूल्स ले डाउन करेगा या कौन इस्टेब्लिश करेगा, तो जो गवर्नमेंट है हमारे पास J&K की वो करेगी। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 17C, पावर ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो किसकी पावर है कि वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास पावर टू सीज या फिर जो अटैच प्रॉपर्टी। तो क्या पावर है सीज करने की या फिर अटैच करने की प्रॉपर्टी। एक ऑफिसर जो है एंटी करप्शन ब्यूरो का ACP जो नहीं है, जो SP रैंक के बिलो, दैट इज DSP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के बिलो, वो सीज कर सकता है या अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी जो रिलेट करती है इन्वेस्टिगेशन से। कंडीशन क्या है, ऑफिसर जो है रीजनेबली बिलीव करेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर की गई है क्रिमिनल मिसकंडक्ट से, जो सेक्शन 5 में दिया गया है। प्रायर रिटन अप्रूवल जो है डायरेक्टर का ACB का वो मैंडेटरी है बिफोर इशू करने में एक अटैचमेंट या सीजर ऑर्डर। अगर सीजर प्रैक्टिकल नहीं है तो जो ऑफिसर है वो इशू कर सकता है अटैचमेंट ऑर्डर प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रांसफ़र है या फिर जो डीलिंग है प्रॉपर्टी की बिना परमिशन के। फिर आ गया इसमें हमारे पास इमरजेंसी अटैचमेंट्स बिना प्रायर रिटन अप्रूवल के। FIR के बाद अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बिलीव करता है कि जो प्रॉपर्टी है वो क्विकली ट्रांसफ़र की जा सकती है डिफीट करने के लिए प्रोसिक्यूशन को, वो स्टॉप कर सकता है उसका ट्रांसफ़र 90 डेज़ के लिए। ये एक टेम्परेरी इमरजेंसी मेजर होगा जो प्रायर अप्रूवल है डेजिग्नेटेड जो अथॉरिटी का, वो रिक्वायर्ड है डील करने के लिए इस पीरियड के दौरान। फिर आता है इसमें डेफिनेशन क्या है हमारे पास अटैचमेंट की। ये इंक्लूड करता है टेम्परेरी कस्टडी, पोजेशन या फिर कंट्रोल जो है प्रॉपर्टी का। फिर आ गया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को 48 आवर्स के अंदर अंदर जो सर्कमस्टांसेस हैं सीजर के या अटैचमेंट के। पावर क्या है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कंफर्म करेगी या रिवोक करेगी जो अटैचमेंट या सीजर है 30 डेज के अंदर अंदर। ये जो है एक हियरिंग देगी दोनों को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और जो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है। जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक अथॉरिटी इंश्योर करेगी सेफ्टी और जो प्रोटेक्शन है प्रॉपर्टी की। 6 आ गया स्पेशल रूल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है प्रोड्यूस्ड बिफोर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी व्हेन ऑफिसर सबमिट करता है जो रिपोर्ट है उस अथॉरिटी की। फिर आ गया राइट टू अपील या परमिशन। कोई भी चीज़ जो अफेक्ट हुई है अटैचमेंट से, स्पेशली टेम्परेरी जो 90 डे का ऑर्डर है, वो अप्लाई कर सकता है परमिशन के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, डील करने के लिए प्रॉपर्टी को। जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो रिफ्यूज़ कर सकती है या फिर ग्रांट कर सकती है परमिशन। पावर्स ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसके पास सारी की सारी पावर्स हैं सिविल कोर्ट की कंडक्ट करने के लिए इंक्वायरी या पासिंग ऑर्डर्स। तो सेक्शन 17C में बेसिकली हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं। हम इसको कंबाइंडली नहीं करेंगे, हम इसको एक एक स्लाइड के जो है वो जस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास टाइटल बेस्ड। सेक्शन 17C बात करता है जो अटैचमेंट है ऑफ प्रॉपर्टी की, उसके बारे में कि किसके पास जो पावर है अटैचमेंट करने की प्रॉपर्टी को। पहला आ गया इसमें हमारे पास कौन कर सकता है, कोई भी जो ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP वो नहीं कर सकता है। तो DSP के रैंक का पर्सन होना चाहिए अटैचमेंट करने के लिए उस प्रॉपर्टी को। यहाँ पे जो है इसको प्रायर परमिशन चाहिए। प्रायर जो है परमिशन चाहिए किसकी, जो डायरेक्टर है हमारे पास एंटी जो करप्शन ब्यूरो है उनकी, अटैचमेंट के लिए और सीज करने के लिए। अगर प्रैक्टिकल नहीं है सीज करना तो यहाँ पे जो है अटैचमेंट भी हो सकता है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। MCQ बेस्ड आपको अथॉरिटी याद रखनी है, दैट इज़ रैंक ऑफ द ऑफिसर, और प्रायर परमिशन चाहिए डायरेक्टर जो है ACB का उसके। तो पहले पॉइंट में ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें हमारे पास वो है इमरजेंसी वाला, इमरजेंसी अटैचमेंट। इसमें आ गया हमारे पास कि अगर ये है कि FIR के बाद ये डर है
कि जल्दी से जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है, तो उस ट्रांसफ़र को रोका जा सकता है 90 डेज़ के लिए। और ये जो है टेम्परेरी इमरजेंसी मेजर है, और यहाँ पे जो है अप्रूवल चाहिए प्लस प्रायर अप्रूवल यहाँ भी चाहिए, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसका डील करने के लिए इस पीरियड के दौरान। तो पहले 2 पॉइंट्स में जो है हमने अथॉरिटी पढ़ी है कि कौन सा रैंक का ऑफिसर कर सकता है, प्लस प्रायर परमिशन किसकी चाहिए, डायरेक्टर ऑफ एसीबी की। इमरजेंसी अटैचमेंट 90 डेज़ के लिए जो है कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र ना हो, प्रायर अप्रूवल चाहिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का। फिर आता है इसमें जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में टेम्परेरी कस्टडी, पोजेशन और कंट्रोल है। एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फिर आ गया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इन्फॉर्म करेगा। ये हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो 4th पॉइंट है हमारे पास, कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो कितने टाइम में जो है उसको इन्फॉर्म करना है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को। ये आ गया हमारे पास 48 आवर्स में। मोस्टली जो सीआरपीसी में टाइमिंग्स हम पढ़ते हैं इन्फॉर्म करने की वो 24 आवर्स होती है, बट यहाँ पे जो है 48 आवर्स का टाइम जो है वो याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट में, कि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो कंफर्म भी कर सकती है और रिवोक भी कर सकती है अटैचमेंट कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज़ के जो है अंदर अंदर। फिर आ गया हमारे पास स्पेशल रूल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंसिडर की जाएगी प्रोड्यूस्ड इसके सामने अगर सबमिट करता है रिपोर्ट। ये भी हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड, ये मतलब याद रखने वाला नहीं है, एमसीक्यू में नहीं पूछा जा सकता है। तो 2 चीज़ें हमें इस स्लाइड से याद करनी है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है 48 आवर्स में, प्लस अथॉरिटी रिवोक कर सकती है, कंफर्म कर सकती है 30 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू अपील। यहाँ पे जो है राइट टू अपील होगा, इसमें हमारे पास जो हमारे पास टेम्परेरी 90 डेज़ का ऑर्डर है उसको लेके, और उसके बाद जो पावर्स हैं कोर्ट की वो कौन सी होंगी ये याद रखना है। तो अपील का राइट भी होगा यहाँ पे हमारे पास, प्लस यहाँ पे जो पावर होगी कोर्ट की वो हमारे पास पावर होगी एक सिविल कोर्ट की। तो इस स्लाइड से हमें जो है बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 17D, दैट इज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट अपील। पहला आ गया हमारे पास राइट टू अपील। कोई भी अग्रीव्ड पर्सन अपील कर सकता है ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो पास किया गया है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा अंडर सेक्शन 17C3 जो कंफर्म करता है या रिवोक करता है अटैचमेंट ऑफ सीजर और सीजर। सेक्शन 17C(5) जो ग्रांट करता है, रिफ्यूज़ करता है परमिशन डील करने की प्रॉपर्टी के साथ। इसमें टाइम लिमिट जो है अपील का वो है हमारे पास 1 मंथ रिसीव जब से होता है ऑर्डर को। अपील फाइल की जाती है स्पेशल जज या स्पेशल कोर्ट के सामने। फिर आ गया पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट ऑन अपील। स्पेशल कोर्ट जो है 60 डेज़ के अंदर अंदर कंफर्म करेगा जो ऑर्डर है सीजर या अटैचमेंट का, या रिवोक करेगा ऑर्डर या जो रिलीज है प्रॉपर्टी का, पास करेगा कोई और जस्ट या प्रॉपर ऑर्डर। फिर आ गया इसमें हमारे पास पावर टू फॉरफीट प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी को सीज किया गया है, अटैच किया गया है सेक्शन 17C के अंडर, तो स्पेशल कोर्ट ऑर्डर कर सकता है फॉरफीचर जो है प्रॉपर्टी का, मतलब छोड़ सकता है। इम्पॉर्टेंट आ गया हमारे पास कि जो फॉरफीचर है वो ऑर्डर किया जा सकता है इवन इफ जो पर्सन है वो प्रोसिक्यूट नहीं हुआ है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। फिर आ गया हमारे पास स्पेशल कोर्ट्स पावर ओवर अटैच प्रॉपर्टी। स्पेशल कोर्ट पास कर सकता है एडिशनल ऑर्डर्स जहाँ पे वो सेल कर सकता है पेरिशेबल प्रॉपर्टी को। अगर अटैच प्रॉपर्टी पेरिशेबल है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है उसकी सेल। जो प्रोसीजर है सेक्शन 459 में सीआरपीसी 1973 का वो अप्लाई करता है जो नेट सेल प्रोसीड्स है। फिर आगे अपॉइंटमेंट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर की। जहाँ पे नॉन पेरिशेबल प्रॉपर्टी है कोर्ट अपॉइंट कर सकता है गवर्नमेंट ऑफिसर को एज एडमिनिस्ट्रेटर, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मैनेज करेगा प्रॉपर्टी को सब्जेक्ट टू जो कंडीशंस हैं जो सेट की गई हैं कोर्ट के द्वारा। तो अगेन हमें यहाँ पे याद क्या करना है, यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 17D। पहली बात तो इसका टाइटल यहाँ पे आता है हमारे पास, बेसिकली ये अपील की बात करता है जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के।
इसमें आ गया कोई भी अग्रीव्ड पर्सन जो है वो अपील कर सकता है। किसके अंडर अपील कर सकता है? यहाँ पे हमारे पास दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 17C क्लोज 3 प्लस सेक्शन 17C क्लोज 5। अब इसमें आ गया टाइम लिमिट क्या होगा? टाइम लिमिट होगा इसमें 1 मंथ का जब से रिसीव हुआ है ऑर्डर। तीसरा आ गया अपील फाइल कहाँ की जाएगी? अपील फाइल की जाएगी स्पेशल जज के सामने या स्पेशल कोर्ट में। अब पावर, सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो आ गया हमारे पास, इसमें पावर क्या है हमारे पास स्पेशल कोर्ट की अपील में। इसमें आ गया हमारे पास जो स्पेशल कोर्ट है उसका टाइम पीरियड क्या है? वो 60 दिन के अंदर अंदर जो है कंफर्म करेगी या फिर रिवोक करेगी ऑर्डर को, और जैसा कि उसको प्रॉपर या ठीक लगता है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है 60 डेज़ का, कि 60 डेज़ के अंदर अंदर वो अपील डिसाइड करेगी, ये ज़रूरी है। इसके अलावा टाइम पीरियड जो है 1 मंथ का वो ज़रूरी है, ये सेक्शंस ज़रूरी हैं, और जो है कहाँ फाइल की जाएगी? स्पेशल जज के सामने या स्पेशल कोर्ट के सामने, ये जो है आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है आपको याद रखना है पहली बात की वो 4 फीचर का ऑर्डर याद रखना है कि अगर स्पेशल कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है 4 फीचर्स का। फिर आ गया स्पेशल कोर्ट की जो है क्या पावर है जो हमारे पास प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। 2 पावर हैं इसमें। पहला जो है सेल कर सकता है जो प्रॉपर्टी पेरिशेबल प्रॉपर्टी है। दूसरा अपॉइंट कर सकता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को जो देखरेख करेगा यहाँ पे प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ से MCQ बेस्ड आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि स्पेशल जज की पावर है सेल करने की और अपॉइंट करने की जो है एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास 17E। तो सेक्शन 17E जो है वो बताता है इशू ऑफ शो कोज नोटिस बिफोर 4 फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि इशू किया जाता है जो शो कोज नोटिस है 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी से पहले। सेक्शन 17 इंश्योर करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी फोरफीट नहीं की जाएगी आर्बिट्रेरली। ये प्रोवाइड करता है प्रोसीजरल सेफगार्ड स्पेशल कोर्ट के सामने, जब स्पेशल कोर्ट बिफोर जो है स्पेशल कोर्ट ऑर्डर करता है 4 फीचर अंडर सेक्शन 17D सबसेक्शन 2। पहला आ गया मैंडेटरी रिटन नोटिस बिफोर 4 फीचर। कोर्ट जो है वो पास नहीं कर सकता 4 फीचर ऑर्डर अनलेस इट हैज़ इशू किया है रिटन नोटिस उस पर्सन को जो होल्ड कर रहा है या पोजेस कर रहा है प्रॉपर्टी को, इन्फॉर्म करता है उसको जो ग्राउंड्स हैं जिस पे 4 फीचर प्रपोज किया गया है। ये इंश्योर करता है नेचुरल जस्टिस और ट्रांसपेरेंसी। दूसरा आ गया राइट टू रिप्रेजेंटेशन, जो पर्सन है वो देगा चांस टू सबमिट अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। जो पर्सन जिसको नोटिस दिया गया है उसके पास एक चांस होगा कि वो सबमिट करे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन एक रीजनेबल टाइम में जो मेंशन किया गया है नोटिस में। एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड ड्यूरिंग इंक्वायरी। जो हियरिंग है वो मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। फिर आ गया प्रोटेक्शन फॉर बोनाफाइड ट्रांसफरीज। कोई 4 फीचर ऑर्डर नहीं दिया जाएगा अगर वो पर्सन प्रूव करता है कि वो बोनाफाइड ट्रांसफरी है जो एक्वायर करता है प्रॉपर्टी वैल्यू के लिए विदाउट नॉलेज की जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर की गई थी थ्रू क्रिमिनल मिसकंडक्ट। ये प्रोटेक्ट करता है इनोसेंट परचेसर को। तो बेसिकली हमारे पास जो सेक्शन 17E है वो बात करता है कि इशू करना है शो कोज नोटिस 4 फीचर के ऑर्डर से पहले। इसमें आ गया कि ये मैंडेटरी है। जो स्पेशल कोर्ट है वो यहाँ पे जो है रिटन नोटिस सेंड करेगी और वहाँ पे जो है ग्राउंड्स बताएगी कि किन ग्राउंड्स पे जो है 4 फीचर होना है प्रॉपर्टी का। फिर आ गया एक बारी अगर नोटिस जो है वो चला गया है उस पर्सन को जो होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो इस पर्सन के पास राइट है कि वो सबमिट करेगा एक रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन में देगा अपनी रिप्रेजेंटेशन कि दिस बेसिस पे मैंने होल्ड किया है एक रीजनेबल टाइम में, और उसको जो है एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑफ हियरिंग। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे हियरिंग के। तो यहाँ पे जो है उसकी साइड भी कोर्ट सुनेगा नोटिस देने के बाद कि आप बताइए आपकी क्या साइड थी।
तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास जो इनोसेंट परचेजर है, किसी ने परचेज कर ली है प्रॉपर्टी और बोनाफाइड तरीके से परचेज की गई है, वैल्यू फॉर वैल्यू की गई है, विदाउट नॉलेज की गई है कि ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट से ली गई थी, तो यहाँ पे जो है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी का फोर फीचर और जो फोर फीचर ऑर्डर है प्रॉपर्टी के लिए वो नहीं इशू किया जाएगा।